Hey guys, this is CA रूपल जैन मेकिंग टैक्सेशन इजी फॉर यू। और आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा मैराथन रिवीजन लेक्चर फॉर प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। कि सर अगर आपको बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम हो रही है, अगर आपको बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम अगर हो रही है तो वो जो है वो कैसे टैक्सेबल होगी आपके हाथ में। ठीक है, अब हर चीज को स्टार्ट करने से पहले, हर हेड को स्टार्ट करने से पहले अपन क्या पढ़ते हैं, उसका चार्जिंग सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 28। क्या बोलता है? प्रॉफिट शुड बी कंप्यूटेड आफ्टर डिडक्टिंग लॉसेस एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर अर्निंग द इनकम। जो भी क्या बोलते हैं खर्चे लगे हैं इनकम को अर्न करने से पहले, वो सारे खर्चे माइनस हो जाएंगे और उसके बाद जो है वो प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा। अनलेस एक्सप्रेसली डिसअलाउड, मतलब अगर इनकम टैक्स में कोई खर्चा जब तक मना नहीं किया जाए तब तक आप सारे खर्चे जो है वो माइनस कर सकते हैं। ठीक है, अब लीगैलिटी ऑफ इनकम, तो चाहे लीगल हो चाहे इलीगल इनकम हो, दोनों इनकम पूरी टैक्सेबल होती है। लेकिन अगर मैं एक्सपेंस की बात करूं तो सिर्फ लीगल एक्सपेंस अलाउ होते, इलीगल एक्सपेंस जो है वो अलाउ नहीं होते। ठीक है, तो इनकम चाहे लीगल हो चाहे इलीगल हो, दोनों टैक्सेबल होंगी। ठीक है, बट एक्सपेंस जो है वो सिर्फ लीगल वाले अलाउ होंगे, इलीगल एक्सपेंस अलाउ नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपका हो चुका है, ये हो चुका है। उसके बाद बात करते हैं इसकी इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। ये हमने वहां भी पढ़ा था कि अगर आपका मेन बिजनेस रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को लेट आउट करने का है तो वो शुड बी टैक्सेबल इनकम, नॉट पीजीबीपी। हाँ, तो वो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी वाला वो आईएपएचपी में जाएगा, पीजीबीपी में नहीं जाएगा। बट अगर आपका बिजनेस जो है वो कमर्शियल प्रॉपर्टी को लेट आउट करने का है तो उसके बाद आपका जो इनकम है वो यहाँ टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ वापस से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अगर आपका बिजनेस सिर्फ रेंटिंग का है, ठीक है, आपका मेन काम यही है कि आप प्रॉपर्टीज को रेंट पे देते हो, तो अगर आप रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को रेंट आउट करते हो तो वो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, और अगर कमर्शियल प्रॉपर्टीज को रेंट आउट करते हो कमर्शियल को तो वो पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है सर मेथड ऑफ अकाउंटिंग, कि आपको कौन सा मेथड फॉलो करना है पीजीबीपी में। मतलब पीजीबीपी में कोई इनकम टैक्सेबल होगी कि नहीं, ये कौन से मेथड से डिसाइड होगा। तो जैसे आप कंपनीज एक्ट में फॉलो करते हो, मतलब अब जैसे बुक्स में अगर अक्रूवल फॉलो करते हो तो यहाँ भी अक्रूवल होगा, वहां कैश फॉलो करते हो तो यहाँ पर भी कैश होगा। ठीक है, उसके बाद अब यहां से जो है आपका चैप्टर का मेन नॉलेज जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड विद अस। ठीक है, अब पीजीबीपी के हिसाब से ना सर, पीजीबीपी के हिसाब से यहाँ पे बिजनेस को 3 तरीके से क्लासिफाई किया गया है। एक है हमारा स्पेक्यूलेशन बिजनेस, जहां पर आप क्या करते हो, स्पेक्यूलेट करते हो प्राइसेस को, सट्टे वाली जो इनकम होती है लगभग, उसको बोलते हैं क्या, स्पेक्यूलेशन बिजनेस। तो स्पेक्यूलेशन बिजनेस जो है वो हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ बिजनेस है। ठीक है, सेकेंड है हमारा स्पेसिफाइड बिजनेस। तो गवर्नमेंट ने कुछ स्पेशल बिजनेस को स्पेसिफाई किया हुआ है, रीजन मैं बाद में बताऊंगी, बस गवर्नमेंट स्पेसिफाइड बिजनेस है इसलिए उसको बोलते हैं क्या, स्पेसिफाइड बिजनेस। यहां पर इसका सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज सेक्शन 35 AD। 35 AD गवर्नमेंट बोलती है कि ये जो है वो स्पेसिफाइड बिजनेस है। और तीसरा जो है वो क्या है, अदर बिजनेस है, मतलब कि लास्ट वाला। तो अगर कोई स्पेक्यूलेशन बिजनेस नहीं है ना वो स्पेसिफाइड बिजनेस है तो वो किस में आ जाएगा, अदर बिजनेस में आ जाएगा। तो टोटल हमारे पास 3 टाइप के बिजनेस है। ठीक है, अब इनका नेचर क्या क्या है, तो सबसे पहले वाले का नेचर है सेपरेट और डिस्टिंक्ट बिजनेस। ठीक है, सेपरेट और डिस्टिंक्ट बिजनेस। तो मैम इसका मतलब क्या होता है सेपरेट का और डिस्टिंक्ट का? तो सेपरेट और डिस्टिंक्ट बिजनेस का मतलब होता है कि इस बिजनेस का आपको प्रॉफिट सेपरेटली कैलकुलेट करना है और लॉस होगा तो भी सेपरेटली कैलकुलेट करना है, क्योंकि ये डिस्टिंक्ट है, अलग बिजनेस है, इसको दूसरों बिजनेस से मर्ज करके प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट नहीं करना है। ठीक है, क्यों मैम, क्यों अलग प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है? क्योंकि इस हेड के जो लॉसेस है वो दूसरे हेड के प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ नहीं होते हैं। इस हेड के जो लॉसेस हैं वो दूसरे हेड के प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ नहीं होते हैं, इसीलिए स्पेक्यूलेशन बिजनेस जो है क्या है, एक सेपरेट और डिस्टिंक्ट बिजनेस है। ठीक है, स्पेसिफाइड बिजनेस ये भी सेपरेट और डिस्टिंक्ट बिजनेस है, इसका भी प्रॉफिट और लॉस जो है वो अलग कैलकुलेट होगा, दूसरे बिजनेस के साथ मर्ज होकर कैलकुलेट नहीं होगा। सेम रीजन, इसके लॉसेस दूसरों के साथ सेट ऑफ नहीं होते। तो मैम क्या इनका आपस में सेट ऑफ अलाउड है? नहीं, इनका आपस में भी सेट ऑफ अलाउड नहीं है, इसका अलग कैलकुलेट होगा, बिल्कुल इसका अलग कैलकुलेट होगा। और थर्ड वाला क्या है, नॉर्मल बिजनेस। तो नॉर्मल बिजनेस का मतलब होता है, नॉर्मल का मतलब होता है जिसका प्रॉफिट एंड लॉस दूसरों के साथ एडजस्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं नॉर्मल बिजनेस। तो
स्पेकुलेशन बिजनेस का जो लॉस है वो दूसरे हेड में सेट ऑफ नहीं होगा, स्पेसिफाइड बिजनेस का जो लॉस है वो दूसरे हेड में सेट ऑफ नहीं होगा, लेकिन जो अदर बिजनेस का लॉस है वो सब हेड के साथ सेट ऑफ हो जाएगा। इनफैक्ट वो स्पेकुलेशन और स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट के साथ भी सेट ऑफ हो सकता है। इसके लॉस को छिड़कानी नहीं करनी है, ये जो बिजनेस है ना सर, इसके लॉस को छिड़कानी नहीं करनी है, बट अगर बिजनेस में प्रॉफिट हो जाता है तो ये प्रॉफिट दूसरे हेड के जो दूसरा जो बिजनेस लॉस है उसको सेट ऑफ कर सकता है। ठीक है, तो इसका लॉस सब जगह सेट ऑफ हो जाता है एक्सेप्ट व्हाट, सैलरी। सैलरी में ये वाला जो है वो सेट ऑफ नहीं होता है। ठीक है, तो पहले हमने बताया नेचर, फिर सेट ऑफ लॉसेस अगेंस्ट, कि सेट ऑफ लॉसेस किसके अगेंस्ट में पॉसिबल है, तो अपने घर में मतलब स्पेक्यूलेटिव प्रॉफिट में ही पॉसिबल है। सेकंड है आपका स्पेसिफाइड बिजनेस, की स्पेसिफाइड बिजनेस में ही पॉसिबल है। और थर्ड है आपका ऑल इनकम एक्सेप्ट सैलरी, कि सभी इनकम में पॉसिबल है एक्सेप्ट कौन सी इनकम, सैलरी इनकम, की सैलरी इनकम में ना सर क्या है, अलाउड नहीं है। ठीक है, तो यहां पर सब इनकम में हो जाएगा एक्सेप्ट व्हाट, सैलरी इनकम। उसके बाद अगर मैं सेट ऑफ नहीं करूंगी तो लॉस क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड होगा। वो जो स्पेकुलेशन वाला है, जो सट्टे वाला बिजनेस है, उसका लॉस सिर्फ और सिर्फ 4 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा। फिर जो स्पेसिफाइड बिजनेस है, जो गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर दिया है, ठीक है, वो जो 14 स्पेसिफाइड बिजनेस है वो कैरी फॉरवर्ड होंगे लॉस के लिए अनलिमिटेड ईयर्स तक, और जो नॉर्मल बिजनेस का लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड होगा 8 ईयर्स तक। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ की, कि कौन सा लॉस पहले कौन सा लॉस बाद में होगा। तो इसका तो अपना अपना हो जाएगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करेंगे किसकी, अदर बिजनेस की, कि अदर बिजनेस में ना कुछ क्या दिया हुआ है, कुछ दिया हुआ है क्या आपको, क्या बोलते हैं, फॉर्मेट दिया हुआ है। तो ये जो फॉर्मेट है ना सर वो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको कहीं पर भी काम आ सकता है, क्वेश्चन सॉल्व करने में या फिर कुछ एमसीक्यू सॉल्व करने में भी काम आ सकता है। ये कॉन्सेप्ट जो है वो हर जगह लगता है। क्या इंपॉर्टेंट है मैम इसमें, कि सपोज फॉर एग्जांपल मेरे पास अदर बिजनेस में करंट ईयर में प्रॉफिट है, ठीक है, करंट ईयर में प्रॉफिट है, तो इसमें ना अकाउंट्स में यूजुअली क्या होता है कि हम लोग मान लेते हैं कि डेप्रिसिएशन माइनस हो चुका होगा, बट पीजीबीपी में ऐसा होता है कि जो प्रॉफिट होता है ना उसमें डेप्रिसिएशन माइनस नहीं होता है यूजुअली, मतलब कि जो आपको बताया करंट ईयर का पीजीबीपी, तो हो सकता है कि उसमें डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुआ। तो अगर करंट ईयर का जो प्रॉफिट है वो आया, उसमें अभी तक डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुआ है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, क्योंकि करंट ईयर के प्रॉफिट में पहले करंट ईयर का ही खर्चा सेट ऑफ करेंगे ना, ऐसा तो नहीं कि पहले सालों का कर देंगे। तो सबसे पहले अपन किसका सेट ऑफ मारेंगे, करंट ईयर का। उसके बाद नेक्स्ट है बिजनेस लॉस और अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। तो बिजनेस लॉस मतलब पिछले सालों का बिजनेस लॉस, तो पिछले सालों का बिजनेस लॉस जो है वो पिछले सालों का, फिर उसको माइनस करेंगे। और अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन मतलब पिछले सालों में जो डेप्रिसिएशन प्रॉफिट में एडजस्ट नहीं हो पाया, उसको बोलते हैं अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, या पिछले सालों का डेप्रिसिएशन, तो उसको अपन बोलते हैं क्या, आपका अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। तो पिछले साल की दो चीज आएगी, एक आएगा बिजनेस लॉस और एक आएगा अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। ठीक है, और यहां पर क्या आएगा, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। तो वापस से मैं सीक्वेंस रिपीट करती हूँ, करंट ईयर का प्रॉफिट, उसमें माइनस करूंगी करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, माइनस करूंगी बिजनेस लॉस, ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस, और माइनस करूंगी अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। तो मेरा आंसर आ जाएगा पीजीबीपी एज पर इनकम टैक्स एक्ट। आई होप आई एम क्लियर। हाँ, अब यहां से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, दैट इज सेक्शन नंबर 29। सेक्शन नंबर 29 क्या बोलता है सर, 29 ये बोलता है कि प्रॉफिट ना सारे खर्चों को माइनस करके आएगा। तो खर्चे कहां तक है, तो खर्चों का सेक्शन है सेक्शन 30 से 38 तक, कि हम जब भी प्रॉफिट निकालेंगे तो सेल्स में सेक्शन 30 से लेकर 38 तक सारे खर्चे माइनस कर देंगे और फिर हम निकालेंगे क्या, प्रॉफिट फ्रॉम पीजीबीपी। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट सेक्शन 30 और 31। ये जो 30 और 31 है, अब बात करेंगे आगे। तो 30 और 31 में ना बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर और प्लांट एंड मशीनरी में जो भी खर्चे हुए हैं इनके ऊपर, जैसे कि फॉर एग्जांपल इनको हमने रेंट पे लिया है तो रेंट, फिर उसके बाद इनके टैक्सेस वैक्सेस, जो भी रेवेन्यू खर्चा हुआ है इनके ऊपर, ये पूरा का पूरा अलाउ हो जाएगा। और अगर कोई कैपिटल खर्चा हुआ है इनके ऊपर, तो कैपिटल खर्चा क्या अलाउ होता है, नहीं, कैपिटल खर्चा क्या होता है, कैपिटलाइज होता है, तो वो खर्चे जो वो कैपिटलाइज हो जाएंगे। यहाँ पर लोग है ओनर के सामने नॉट अलाउड, क्योंकि ओनर के लिए तो इनकम है ना, अगर कोई को रेंट में, अगर कोई रेंट आ रहा है और ओनर के लिए आ रहा है तो ओनर के लिए क्या है, इनकम, तो इसलिए नॉट अलाउड।
अगर कोई खर्चा है उसकी खुद की प्रॉपर्टी में और ओनर ने जिसका पैसा दिया तो ओनर को अलाउ हो जाएगा, टेनेंट ने पैसा दिया टेनेंट को अलाउ हो जाएगा। अब ये कैपिटल रिपेयर जिसने करवाया उसकी बुक्स में कैपिटलाइज हो जाएगा और डेप्रिसिएशन भी उसी बंदे को मिलेगा जिसने खर्चा करवाया। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो लिखा हुआ है कि सॉरी हे गाइस, अच्छा ये तो स्टार्ट हो चुका है, सॉरी। डेप्रिसिएशन, सो सेक्शन नंबर 32 क्या है आपका? डेप्रिसिएशन। सेक्शन नंबर 32 के हिसाब से जो है वो डेप्रिसिएशन माइनस होता है और जो कंपनीज एक्ट का डेप्रिसिएशन दिया हुआ है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ है, दैट इज दिस सेक्शन 2 डेप्रिसिएशन, तो फिर कंपनीज एक्ट और इसका अपन सेम मानेंगे। ठीक है, और कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। अब सेक्शन 32 दैट इज व्हाट योर डेप्रिसिएशन। सबसे पहला लिखा हुआ है कंडीशंस टू क्लेम डेप्रिसिएशन, की कुछ हमारी कंडीशंस है डेप्रिसिएशन क्लेम करने की। सबसे पहला है कि डेप्रिसिएशन आपको किसमें चार्ज करना है? एक्चुअल कॉस्ट, मतलब एक्चुअल कॉस्ट ऑफ जो परचेज है उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। ठीक है, एंड इट इज अलाउड ऑन एक्चुअल यूज। एक्चुअल यूज में अलाउ होता है, नॉट ऑन रेडी टू यूज। अगर आपके एसेट रेडी टू यूज है तो वो कंपनीज एक्ट में अलाउ होता है, बट इनकम टैक्स एक्ट में होता है क्या? नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल यूज में जो है वो अलाउ होता है। ठीक है, एक्सेप्ट स्टैंड बाय मशीनरी और इमरजेंसी स्पेयर्स। तो एक्सेप्ट व्हाट योर स्टैंड बाय मशीनरी एंड इमरजेंसी स्पेयर। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन किस में अलाउ हो रहा है बेटा? एक्चुअल यूज में अलाउ हो रहा है, लेकिन स्टैंड बाय मशीनरी और इमरजेंसी स्पेयर में आपको रेडी टू यूज में अलाउ हो जाएगा। व्हाट इज स्टैंड बाय मशीनरी? स्टैंड बाय मशीनरी मतलब कि जो सपोर्टिंग मशीनरी होती है, ऐसे कि सीढ़ी, कहीं चीज चढ़ने की सीढ़ी, तो बेटा जब जरूरत होगी तभी चढ़ोगे, डेप्रिसिएशन लेने के थोड़ी सीढ़ी चढ़ना चालू कर दोगे। ठीक है, इमरजेंसी स्पेयर का मतलब होता है आपका फॉर एग्जाम्पल फायर एक्सटिंग्विशर, तो जब आग लगेगी तभी तो अपन चालू करेंगे ना, बिना आग के थोड़ी चालू करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये दोनों पे मिलता है, रेडी टू यूज में, नॉर्मल एसेट पे मिलता है एक्चुअल यूज में। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन ना यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट में मिलता है, एक मिलता है हाफ रेट डेप्रिसिएशन और एक मिलता है फुल रेट डेप्रिसिएशन, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मैम हाफ रेट और फुल रेट कैसे डिसाइड होगा? तो अगर उसका एक्चुअल यूज 180 दिन या उससे ज्यादा है तो फिर आपको मिलेगा फुल रेट डेप्रिसिएशन, और अगर एसेट का जो यूज है वो 180 दिन से कम है तो आपको मिलेगा क्या? हाफ रेट डेप्रिसिएशन। वापस से, अगर 180 दिन या उससे ज्यादा का एक्चुअल यूज किया हुआ है तो आपको मिलेगा फुल रेट डेप्रिसिएशन, और अगर 180 दिन से कम का यूज है तो आपको मिलेगा हाफ रेट डेप्रिसिएशन। अब नेक्स्ट क्या बोलते हैं? एप्लीकेबल ओनली इन द फर्स्ट ईयर ऑफ एक्विजिशन, मतलब ये जो कंडीशन है ना फुल रेट हाफ रेट वाली, वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर ऑफ एक्विजिशन के ऊपर ही एप्लीकेबल होती है। इफ अगर मान लो आपने फर्स्ट ईयर में, जिस साल में आपने खरीदा उस साल में आपने एसेट यूज नहीं की, ठीक है, उसके बाद अब उसके नेक्स्ट ईयर में यूज कर देते हो, तो नेक्स्ट ईयर अगर आप एक दिन भी यूज करते हो तो भी आपको फुल रेट से डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। मतलब ये हाफ और फुल का जो सोचना है ना वो सिर्फ ईयर ऑफ परचेज में सोचना है। उसके बाद जिस साल में, फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर में आपने एसेट यूज नहीं की, उसके बाद आप जिस साल में भी एसेट यूज करोगे उस साल से आपको फुल रेट डेप्रिसिएशन मिलना चालू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने फर्स्ट ईयर में एसेट खरीदी, ठीक है, अब आपने सेकेंड ईयर में यूज नहीं किया, थर्ड में नहीं किया, फोर्थ में किया, डायरेक्ट फिफ्थ ईयर में स्टार्ट करना सर, तो फिफ्थ ईयर से आपको फुल रेट डेप्रिसिएशन मिलना चालू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? ओनरशिप। तो ओनरशिप में बोलता है डेप्रिसिएशन इज अलाउड टू द ओनर ऑफ द एसेट, जो ओनर होता है उसी को अलाउ होता है। ठीक है, लेकिन लीज के केस में किसको अलाउ होगा? लीज के केस में अलाउ होगा लेसर को। ठीक है, और हायर परचेज के केस में किसको अलाउ होगा? हायर परचेजर को। हायर परचेजर को कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल आपने गाड़ी जो है वो ईएमआई में उठाई है, ठीक है, फाइनेंस करा ली, तो आपको आज जो पोजेशन ट्रांसफर हो गया, ओनरशिप जो आपको लास्ट पेमेंट पे इंस्टॉलमेंट में मिलेगी, लेकिन अल्टीमेटली ओनरशिप ट्रांसफर होने वाली है अगर आप पूरा पेमेंट कर दोगे तो ये फिक्स है, इसलिए हायर परचेजर को मिल रहा है। लेकिन लीज के केस में क्या होता है? एसेट जो है वो रिवर्ट बैक हो जाती है लेसर को। लीज के केस में एसेट रिवर्ट हो जाती है लेसर को, तो इस वजह से किसको मिलता है? लेसर को मिलता है। ठीक है, उसके थर्ड बोलता है कि बिजनेस और प्रोफेशनल यूज के लिए ही डेप्रिसिएशन मिलेगा, पर्सनल यूज के लिए एसेट आ रही है तो उस पर डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आता है क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट एंड इट्स रेट, कि डेप्रिशिएबल जो एसेट्स है उनके कितने क्लास होते हैं और उनके रेट्स क्या क्या होते हैं।
तो हमने सबसे पहले कैटेगराइज किया है टेंजिबल एसेट और इंटेंजिबल एसेट। दो टाइप की एसेट होती है, ठीक है। टेंजिबल एसेट जो है वो तीन तरीके की होती है, इंटेंजिबल एसेट जो है वो इंटेंजिबल एसेट। तो तीन तरीके की टेंजिबल में पहला कौन सा है आपका बिल्डिंग। फर्स्ट है आपका बिल्डिंग, सेकंड है फर्नीचर और थर्ड है क्या प्लांट एंड मशीनरी। तो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं बोलना है, आपको क्लास 1 क्लास 2 और क्लास 3 बोलना है, ठीक है। और ये क्लास बोलना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ आपको क्लास बोलना है, क्लास 1 क्लास 2 एंड क्लास 3। तो आपका बिल्डिंग जो है वो क्या है क्लास 1, बिल्डिंग क्लास 1 है, फर्नीचर क्लास 2 है और प्लांट एंड मशीनरी जो है वो क्या है क्लास 3 है, ठीक है। अब क्लास 1 के अंदर सर तीन टाइप का टाइप होता है, एक होता है रेसिडेंशियल, मतलब रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, सेकंड है आपका अदर मतलब ऑफिस बिल्डिंग है, और थर्ड आपका है टेम्पररी स्ट्रक्चर, जैसे कि गाड़ी के लिए बना दिया गैराज वैराज, तो उसको बोलते हैं क्या टेम्पररी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है तीन है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, एक है आपका ऑफिस बिल्डिंग है और एक आपका क्या है टेम्पररी स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो बिल्डिंग है आपका क्लास 1, फर्नीचर है आपका क्लास 2 और प्लांट एंड मशीनरी क्या आपका क्लास 3, ठीक है। तो ये आपके तीन क्लास हो गए और क्लास 4 है आपका कितना 25%, दैट इज इंटेंजिबल एसेट, और 40% इन केस ऑफ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, तो आपका डेप्रिसिएशन हो जाएगा 40%। अब मैं फर्स्ट आ जाती हूँ क्लास 1। तो क्लास 1 में बेटा आपका रेसिडेंशियल में 5% है, अदर्स में 10% है और टेम्पररी स्ट्रक्चर में कितना है 40% है। क्लास 2 फर्नीचर पे रेट कितना है 10% है, और क्लास 3 प्लांट एंड मशीनरी में नॉर्मली रेट कितना है 15%, ठीक है। क्लास 1 में तीन रेट है 5, 10 और 40। क्लास 2 फर्नीचर पे 10% है, प्लांट एंड मशीनरी में नॉर्मली कितना है 15%, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल पे रेट कितना है 15%, ठीक है। बट वही मोटर व्हीकल आप हायर बिजनेस में यूज करते हो, हायर बिजनेस मतलब किराए का धंधा, आपका गाड़ी किराए में देते हो आप, तो आपको डेप्रिसिएशन कितना मिल जाएगा 30%। तो अगर आप नॉर्मली अपने बिजनेस में यूज करते हो तो 15%, लेकिन अगर आप हायर बिजनेस में देते हो तो कितना हो जाएगा 30%, ठीक है। उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी व्हीकल इंक्लूडिंग ई व्हीकल, कि ई व्हीकल अगर तो कितना मिलेगा 40%, मोटर व्हीकल 15%, मोटर व्हीकल पर हायर बिजनेस 30% और रिन्यूएबल एनर्जी व्हीकल इंक्लूडिंग ई व्हीकल पे कितना आएगा 40%। फिर शिप नीचे जा रही पानी से, तो नीचे जाने का कितना है 20%, एयरक्राफ्ट कितना है 40%। तो अपन ऐसे याद करेंगे, नीचे से जा रहा है 20%, ऊपर से जा रहा है क्या 40%, ठीक है। नीचे से जा रहा है 20%, ऊपर से जा रहा है क्या 40%। तो शिप में है 20% नीचे वाला, एयरक्राफ्ट ऊपर है इसलिए 40%, शिप नीचे करके 20%, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ पर सारी गाड़ियों का वो खत्म हो चुका है, मतलब सारे व्हीकल कन्वेंस का वो खत्म हो चुका है, तो बात करते हैं पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट कितना है सर 40%, कंप्यूटर लैपटॉप प्रिंटर और उसके कनेक्टेड एक्सेसरीज में कितना है आपका 40%, विंड मिल इंस्टॉल्ड बिफोर 1/4/2014, ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जांपल कोई भी ईयर बोलती हूँ, मैं 2014 बोल देती हूँ, तो आपको हमेशा 1/4 ही समझना है, अब तक मैं कुछ स्पेसिफिकली स्टेट ना करूं। अगर मैं 2001 से पहले बोल रही हूँ तो मैं ऐसे बोल रही हूँ कि 1/4/2001 से पहले, और 2014 से पहले कितना था 15%, 2014 के बाद कितना है आपका 40%, तो यहाँ पर कितना है 15% एंड 40%, ठीक है। बुक्स का मतलब क्या है आपका 40%, ऑयल वेल का मतलब क्या है आपका 15%, ठीक है। तो पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट 40%, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में कितना है 40%, विंड मिल 2014 से पहले 15%, 2014 के बाद 40%, बुक्स में कितना है 40% और ऑयल वेल में कितना है 15%, मोटर व्हीकल में 15%, मोटर व्हीकल फॉर हायर बिजनेस 30%, ईवी 40%, फिर शिप में 20%, एयरक्राफ्ट में 40%, पॉल्यूशन कंट्रोल 40%, बुक्स में 40%, कंप्यूटर लैपटॉप में 40%, ऑयल वेल में 15%, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिजनेस है तो आपके पास ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन टू फॉलो एसएलएम और डब्ल्यूडीवी, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिसिटी बिजनेस है तो ऑप्शन टू फॉलो एसएलएम और डब्ल्यूडीवी, लेकिन अगर आप अदर असेस हो, आपको इलेक्ट्रिसिटी में कोई काम नहीं है, ना आप उसको जनरेट करते हो, ना डिस्ट्रीब्यूट करते हो, कुछ नहीं करते हो, ना ट्रांसमिट करते हो, तो उस केस में आप क्या फॉलो करोगे हमेशा डब्ल्यूडीवी मेथड। डब्ल्यूडीवी मेथड कैसे फॉलो करते हैं, तो जैसे अकाउंट से फॉलो करते हैं वैसे नहीं करते हैं, इसका एक अलग सिस्टम है जो आपको आगे पढ़ाया जाएगा, उसको बोलते हैं ब्लॉक ऑफ एसेट सिस्टम। यहाँ पर जो डब्ल्यूडीवी मेथड है उसका नाम है ब्लॉक ऑफ एसेट सिस्टम, जिसमें आप करते हो ग्रुप सेम रेट प्लस सेम क्लास,
कि सेम रेट प्लस सेम क्लास की जो एसेट्स है उनको आप क्या करते हो, ग्रुप करते हो और उसके बाद डेप्रिसिएशन लगाते हो। तो क्लास जो था आपका वो कितना टाइप का था, 4 टाइप का, अगर याद होगा तो। क्लास 1 क्या था आपका, बिल्डिंग, क्लास 2 फर्नीचर, क्लास 3 प्लांट एंड मशीनरी, क्लास 4 इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, तो ये 4 क्लास। तो क्लास के अंदर भी अगर रेट अलग अलग है तो आपको उसकी ग्रुपिंग अलग अलग करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद ये जो है बेटा वो हमारा क्या स्टैंडर्ड फॉर्मेट है फॉर कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, और सबसे बेस्ट फॉर्मेट है ये। अब सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ओपनिंग WDV ऑफ द ब्लॉक की क्या रहेगी, ओपनिंग WDV ऑफ द ब्लॉक। दूसरा, एड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट मतलब कि जो एसेट आप एक्वायर कर रहे हो दैट इज एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, बट इसमें आपको 3 कैटेगराइजेशन करना है। 180 दिन या उससे ज्यादा अगर एक्चुअल यूज्ड हुआ है तो फर्स्ट केस में, एक्चुअली यूज्ड फॉर लेस देन 180 डेज सेकंड केस में, थर्ड वाला एक्वायर्ड बट नॉट पुट टू यूज वो थर्ड केस में। ठीक है, ये ले लिए। उसके बाद लेस करोगे क्या, सेल ऑफ एसेट ड्यूरिंग स्लम सेल। अगर कोई सेल वेल हो रहा होगा एसेट का तो वो माइनस कर दोगे। ठीक है, एसेट प्लस सम से जो भी होगा, अगर आपको इंश्योरेंस कॉम्पनसेशन रिसीव हो रहा है, कोई भी पैसा मिल रहा है तो वो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उसके बाद WDV ऑफ ब्लॉक फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, कि WDV ऑफ ब्लॉक फॉर डेप्रिसिएशन यहाँ पर आ जाएगा। सबसे पहला क्या, नॉर्मल डेप्रिसिएशन वर्किंग नोट नंबर 1, एडिशनल डेप्रिसिएशन वर्किंग नोट नंबर 2। तो मैम नॉर्मल डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, एडिशनल कैसे निकलेगा, तो जैसा वर्किंग नोट लिखा हुआ है आपको बिल्कुल वैसे ही याद कर लेना है, तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, नॉर्मल डेप्रिसिएशन और एडिशनल डेप्रिसिएशन जब मैं माइनस कर दूंगी तो मेरा आ जाएगा क्या, क्लोजिंग WDV ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, फॉर्मेट थोड़ा सा अलग है अकाउंट से, बट आपको याद ऐसे ही करना है। ओपनिंग WDV प्लस एक्चुअल कॉस्ट 180 दिन या उससे ज्यादा है वो फर्स्ट ब्लॉक में, सेकंड 180 दिन से कम है, और लास्ट वाला है एक्वायर्ड बट नॉट पुट टू यूज, वो किस में आ जाएगा, लास्ट वाले में आ जाएगा। ठीक है, फिर सेल माइनस कर दोगे और 2 टाइप का डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, नॉर्मल और एडिशनल। ठीक है, अब सेकंड क्या है, कंडीशन टू क्लेम डेप्रिसिएशन, कि क्या कंडीशन हो सकती है डेप्रिसिएशन क्लेम करने की। तो यहाँ पे 2 कंडीशन है, किसके लिए है ये, WDV मेथड के लिए। क्या कंडीशन है कि देयर शुड बी फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 1 एसेट। ऐसा नहीं है कि सारी एसेट बिक गई बस WDV बच गई, नहीं, एक्चुअली में एसेट जो है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, उसको बोला जाता है फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 1 एसेट। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लॉक शुड हैव सम वैल्यू, कि ब्लॉक की क्या होनी चाहिए बेटा, कुछ वैल्यू होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसे एसेट बच गई बट ब्लॉक माइनस कर करके, सेल माइनस करके 0 हो गया, तो नहीं। तो दोनों कंडीशन साथ में सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, ये दोनों कंडीशन के बीच में क्या है, एंड है, कि ब्लॉक में फिजिकल एग्जिस्टेंस भी होना चाहिए और ब्लॉक की वैल्यू भी होनी चाहिए, WDV होनी चाहिए, तो आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा। ठीक है, अब आप गए अपन अपने मोस्ट अवेटेड नोट के ऊपर, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, माय नॉर्मल डेप्रिसिएशन। अब नॉर्मल डेप्रिसिएशन के अंदर हमने इसको 3 पार्ट में रखा है। पहला हम पार्ट लिख रहे हैं एसेट एक्वायर्ड बट नॉट पुट टू यूज। ठीक है, क्योंकि इसको ऊपर ब्लॉक में ऐड करते हैं, बट इसमें क्या होता है, डेप्रिसिएशन नहीं मिलता, तो इसकी वैल्यू को अलग करना बहुत जरूरी है। उसके बाद अगर मैंने इसको यूज किया है 180 दिन से कम, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाफ रेट डेप्रिसिएशन, और जो बैलेंस है उसमें क्या आएगा, फुल रेट। तो यहाँ पर मेरी जो WDV ऑफ द एसेट आई थी, इसको मैं क्या लिख लूंगी, यहाँ पर लिख लूंगी, और इसमें से पहले ये हटा दूंगी, ये हटा दूंगी, और जो बैलेंस बच गया ना उसको यहाँ पर फुल रेट डेप्रिसिएशन दे दूंगी। ठीक है, एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि गुडविल इज नॉट एलिजिबल फॉर डेप्रिसिएशन, कि गुडविल डेप्रिसिएशन के लिए कभी एलिजिबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद सेकंड आ जाओ, डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ अमलगमेशन, डीमर्जर एंड सक्सेशन। अमलगमेशन, डीमर्जर, सक्सेशन के केस में आप डेप्रिसिएशन कैसे लेते हो, तो इन प्रपोर्शन टू नंबर ऑफ डेज एसेट यूज बाय देम, मतलब जितना आपका पुराना बिजनेस ने एसेट यूज किया था उतने दिन का डेप्रिसिएशन पुराने बिजनेस को मिलेगा, जितने दिन नए बिजनेस ने यूज किया नए बिजनेस को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर बोल रहा है या तो एसेट जो है वो क्या बोलते हैं पार्टली पर्सनल पर्पस के लिए यूज की गई है और पार्टली जो है वो बिजनेस पर्पस के लिए यूज की गई है, और प्लस पार्टली ओन्ड है या तो ओन्ड नहीं है। तो जितना बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया गया उस पर डेप्रिसिएशन मिलेगा, प्लस जितना ओनर जो ओन करता है परसेंटेज उस पर डेप्रिसिएशन मिलेगा। इफ द एसेट इज पार्टली यूज्ड फॉर पर्सनल यूज एंड ओन्ड बाय द असेसी पार्टली, देन इन प्रपोर्शन ऑफ एसेट यूज्ड बाय देम और ओन्ड बाय देम, कि जितना आप ओन करोगे उसी में और जितना बिजनेस यूज करोगे उसी में मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या,
नॉर्मल डेप्रिसिएशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। नॉर्मल डेप्रिसिएशन के बारे में एक खास बात बताऊं तो वो इसकी कंडीशन टू क्लेम डेप्रिसिएशन, दैट इज व्हाट, कि ब्लॉक में फिजिकल एग्जिस्टेंस होना चाहिए, और सेकंड है ब्लॉक शुड हैव सम वैल्यू, और आपको वर्किंग नोट रटा देना चाहिए नॉर्मल डेप्रिसिएशन का, तो आपसे कोई भी गलती नहीं होगी। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 1 क्या बोलता है, एसेट एक्वायर्ड बट नॉट पुट टू यूज, इस पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं देना है फर्स्ट पॉइंट में। सेकंड है पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज, लेस देन 180 डेज में आपको देना है हाफ रेट डेप्रिसिएशन, और थर्ड वाला आपका बैलेंस में आपको देना है फुल रेट डेप्रिसिएशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या, एडिशनल डेप्रिसिएशन। एडिशनल डेप्रिसिएशन जो है उसके थोड़े नखरे हैं। कैसे नखरे हैं, तो वो बोलता है कि भाई हम सिर्फ और सिर्फ किस में मिलेंगे, पहले तो WDV मेथड में मिलेंगे, और हम 115 BAC के केस में क्या होता है, नहीं मिलते हैं। ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ WDV मेथड में मिलेंगे और हम 115 BAC के केस में नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर लिखा है क्या, एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी यहाँ पर क्या बोलता है, असेसी एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ एनी आर्टिकल और जनरेशन और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ठीक है, एप्लीकेबिलिटी या तो आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में होना चाहिए या तो आप इलेक्ट्रिसिटी बिजनेस में होना चाहिए, तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है, प्लस WDV मेथड में नहीं लगता और 115 BAC में आपको नहीं मिलता। ठीक है, उसके बाद एडिशनल डेप्रिसिएशन का रेट कितना है सर, 20% ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, और प्लांट एंड मशीनरी का क्लास क्या है, क्लास 3, मतलब क्लास 1, 2 और 4 में नहीं मिलता, हाँ नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी में ही एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है, बाकी कोई क्लास ऑफ एसेट पे डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है। ठीक है, और रेट हमेशा 20% ही रहेगा, बाकी जो आपने रेट्स पढ़े हैं वो नॉर्मल डेप्रिसिएशन के रेट है। एडिशनल डेप्रिसिएशन हमेशा 20% से ही मिलता है, और सिर्फ ओनली ऑन फर्स्ट ईयर ऑफ परचेज में मिलता है, बाकी ईयर में नहीं मिलता है। ठीक है, अलाउड 20% प्लांट एंड मशीनरी ओनली ऑन फर्स्ट ईयर ऑफ परचेज। ऐसा नहीं कि हर साल आपको लड्डू बांट रहे, ऐसा नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर ऑफ परचेज में आपको क्या मिलेगा, लड्डू मिलेगा। अब नेक्स्ट बात करता है क्या, एक्सक्लूड्स द फॉलोइंग, कि बाकी जो चीजें हैं वो क्या करती है, एक्सक्लूड करती है। तो सबसे पहले बात करता है सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी। तो सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, कि सर सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी अगर आप चाहे इंडिया से लाओ चाहे इंडिया के बाहर से लाओ आपको नहीं मिलेगा। सेकंड, प्लांट एंड मशीनरी जो ऑफिस प्रीमाइसेस में इंस्टॉल्ड है, रेसिडेंशियल अकोमोडेशन में इंस्टॉल्ड है, तो ऑफिस प्रीमाइसेस अलाउड नहीं है और रेसिडेंशियल अलाउड नहीं है, तो क्या अलाउड है, तो फैक्ट्री अलाउड है, मतलब जहां पर वर्कर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वो वाली जगह पे अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी तो उसमें एडिशनल डेप्रिसिएशन है, ऑफिस और रेसिडेंशियल में नहीं है। उसके बाद शिप, एयरक्राफ्ट और ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में नहीं है। ठीक है, शिप, एयरक्राफ्ट और ट्रांसपोर्ट व्हीकल में नहीं है, इसका मतलब मोटर कार में भी नहीं मिलेगा। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी ऑन विच 100% डिडक्शन इज अलाउड। प्लांट एंड मशीनरी जिसमें 100% डिडक्शन मिल चुकी है, सेक्शन 35 AD और सेक्शन 35, जहां पर आपको 100% डिडक्शन ऑलरेडी मिल चुकी है, तो वहां पर आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, ऑफिस प्रीमाइसेस और रेसिडेंशियल अकोमोडेशन के प्लांट एंड मशीनरी, शिप, एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट व्हीकल इंक्लूडिंग कार, और 100% डिडक्शन मिल चुकी, वहां नहीं मिलेगा। ठीक है, अब अगर आपने पुट टू यूज किया फॉर लेस देन 180 डेज से कम में किया है, तो आपको 50% एडिशनल डेप्रिसिएशन, मतलब कि 10% इस साल मिलेगा और बैलेंस 10% जो है वो अगले साल मिलेगा। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे तो 50% एडिशनल डेप्रिसिएशन मतलब कितना हो गया, 10%, और यहाँ पर भी कितना हो गया, 10%। एडिशनल डेप्रिसिएशन का नोट क्या बात करता है, एसेट नॉट एलिजिबल फॉर डेप्रिसिएशन ड्यू टू रेस्ट्रिक्शन। मैम कौन सी रेस्ट्रिक्शन, जो 4 रेस्ट्रिक्शन तुमने ऊपर पढ़ी है ना, सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी, वो सब। अगर उस वजह से किसी एसेट को 4 वजह से अगर एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिल पा रहा है तो वो यहाँ आएगा नो डेप्रिसिएशन। पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज, तो उसमें आएगा आपका हाफ रेट डेप्रिसिएशन, बैलेंस में आपको आएगा फुल रेट डेप्रिसिएशन। ठीक है, दैट इज माय एडिशनल डेप्रिसिएशन का नोट। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी सर, एक्चुअल कॉस्ट। सेक्शन क्या है आपका 43(1). इससे पहले भी आपने क्या कंप्लीट किया है, नॉर्मल डेप्रिसिएशन और एडिशनल डेप्रिसिएशन, विच आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, अब बात करते हैं डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन इज अलाउड टू असेसी ऑन एक्चुअल कॉस्ट।
कि डेप्रिसिएशन जो एसएससी को अलाउ किए जा रहे हैं वो किस में किए जा रहे हैं, एक्चुअल कॉस्ट में किए जा रहे हैं। ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, ऐसे खर्चे जो मशीन की इंस्टॉलेशन तक किए जाते हैं उसको बोलते हैं एक्चुअल कॉस्ट। कि मशीन इंस्टॉल करने तक के सारे खर्चे को हम बोला जाता है क्या, आपके एक्चुअल कॉस्ट में ऐड होंगे। लेकिन अगर कोई भी एक्सपेंस जो है वो कैश में किया गया और 10,000 से ऊपर है तो वो उसमें ऐड नहीं होगा। ठीक है, सारे खर्चे इंस्टॉलेशन के ऐड हो जाएंगे, बट अगर 10,000 से ऊपर का कैश पेमेंट है तो अलाउ नहीं होगा। अब इसके बाद मैं जो एक्चुअल कॉस्ट आपको ये वाले टॉपिक से पढ़ाना चाहती हूँ, दिया तो चार्ट बुक में भी अच्छा बढ़िया से दिया हुआ। ठीक है, अब एक्चुअल कॉस्ट जो कि कहाँ तक इनकर्ड हुआ, आपको इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन वो आ जाएगा, एग्जांपल फ्रेट, इंश्योरेंस, लोडिंग, अनलोडिंग। अब ये क्या है, आपका स्टेटमेंट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट है। ठीक है, अब स्टेटमेंट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट क्या बताता है सर, परचेस प्राइस है, फ्रेट और इंश्योरेंस ऐड करना है, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस, लोडिंग अनलोडिंग मतलब कि लोड करने का और अनलोड हमाल का जो पैसा देना होता है, दैट इज लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस। ठीक है, फ्रेट इंश्योरेंस मतलब कि किराए का पैसा, ट्रांसपोर्टेशन का पैसा। इंटरेस्ट ऑन लोन, इसमें हमने बनाया क्या, वर्किंग नोट नंबर 1, इसको भी ऐड करना होता है कि मैंने मशीन खरीदी उसके लिए लोन लिया और इंटरेस्ट पे कर रही हूँ तो वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन गेन और लॉस, कि फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन गेन या लॉस हुआ तो वो वर्किंग नोट नंबर 2 का ट्रीटमेंट है। जीएसटी अगर आईटीसी नहीं लिया तो वो भी ऐड होगा, वर्किंग नोट नंबर 3 बताएगा। सब्सिडी है आपका वर्किंग नोट नंबर 4। ठीक है, तो आपके 4 वर्किंग नोट है इस 4 पॉइंट के ऊपर, सबको ऐड कर देंगे और सिर्फ एक चीज माइनस होगी, क्या, सब्सिडी। तो आपका आएगा एक्चुअल कॉस्ट एज पर सेक्शन 43(1). सबसे पहले आ जाओ किसमें, इंटरेस्ट ऑन लोन में। इंटरेस्ट ऑन लोन बात करता है कि अगर आपके इंस्टॉलेशन के डेट, मशीन के इंस्टॉलेशन तक के जो खर्चे हैं वो उसकी कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड हो जाएंगे और उसके बाद जो है वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं वर्किंग नोट नंबर 2 कि फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन गेन और लॉस का क्या होगा। तो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन जो लॉस है वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा कॉस्ट ऑफ एसेट में से, और जो गेन है वो डिडक्ट हो जाएगा फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एसेट। वापस से, तो लॉस है वो ऐड हो जाएगा कॉस्ट ऑफ एसेट में और जो गेन है वो डिडक्ट हो जाएगा कहाँ से, कॉस्ट ऑफ एसेट से। उसके बाद और यहाँ पे बोल रहा है कि एडजस्टमेंट शुड बी मेड इन द ईयर ऑफ पेमेंट बिफोर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, कि जिस साल में आप पेमेंट करोगे और आपको एक्चुअल गेन और लॉस होगा उस साल में आप एडजस्टमेंट करना, बट डेप्रिसिएशन लगाने से पहले उसकी कॉस्ट में एडजस्ट करना। ठीक है, उसके बाद वर्किंग नोट नंबर 3 बात करता है जीएसटी और परचेज ऑफ एसेट। तो अगर मैंने आईटीसी नहीं लिया है, आईटीसी ले लिया है, अगर आईटीसी नहीं लिया है तो ऐड टू कॉस्ट ऑफ एसेट, अगर आईटीसी ले लिया है तो उस टैक्स वाले अमाउंट पे डेप्रिसिएशन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 4 बात करता है सब्सिडी की, कि अगर आपको सब्सिडी मिली थी फॉर एक्विजिशन ऑफ एसेट, एसेट खरीदने के लिए या तो फॉर वेवर ऑफ लोन, लोन माफ करने के तौर पे आपको सब्सिडी मिल गई, तो उसको मैं एडजस्ट करूंगी किसमें, कॉस्ट ऑफ एसेट में। अगर मेरे को अदर कोई रीजन से सब्सिडी मिल रहा है तो वो मेरा जाएगा किसमें, पीजीबीपी इनकम में। और एक चीज मैंने पहले से बोली है कि अगर मैं कैश पेमेंट करती हूँ मोर देन 10,000 अदर देन बाय वे ऑफ अकाउंट पेड चेक, अकाउंट पेड डिमांड ड्राफ्ट और एनी अदर मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, तो मेरे को यहाँ पर अलाउ नहीं होगा डेप्रिसिएशन उस पर। उसके बाद आपको कुछ केसेस बताए गए और बोलता है कि इन केसेस में एक्चुअल कॉस्ट जो है वो क्या होगी। हमारे पास क्या है, एक्चुअल कॉस्ट इन सर्टेन केसेस, कि ये केसेस होंगे तो इन केसेस में आपको स्पेसिफिकली ऐसे ही एक्चुअल कॉस्ट लेना है, अपना दिमाग और नहीं लगाना। ठीक है, सबसे पहले बात करता है एसेट एक्वायर्ड बाय वे ऑफ गिफ्ट, विल और इनहेरिटेंस, कि अगर आपको क्या बोलते हैं एसेट जो है वो किस में मिली है, गिफ्ट में मिली है या इनहेरिटेंस में मिली है, तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस ओनर जिससे भी आपको मिली थी माइनस डेप्रिसिएशन एक्चुअली अलाउड टू देम। अगर उन्होंने बिजनेस में यूज किया होगा तो डेप्रिसिएशन अलाउ होगा, पर्सनल यूज में मिलेगा क्या, नहीं। तो अगर बिजनेस में यूज किया होगा तो एक्चुअली में उनको जो भी डेप्रिसिएशन अलाउ हुआ होगा वो माइनस कर देंगे और आपकी एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगी ये। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बोलता है एसेट एक्वायर्ड टू क्लेम हायर डेप्रिसिएशन। ठीक है,
कि आपने जस्ट एसेट खरीदी ताकि आपको एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चाहिए, तो जो एओ अमाउंट बोलेगा उसी अमाउंट में विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ जॉइंट कमिश्नर वो आपको एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगी। पॉइंट नंबर 3, रीएक्विजिशन ऑफ ओल्ड एसेट, कि आपने पुरानी एसेट को रीएक्वायर किया। तो यहाँ पर आपने अरेंजमेंट कैसा किया कि ट्रांसफर ऑफ एसेट टू सिस्टर कंसर्न, मतलब एक्स लिमिटेड है और वाई लिमिटेड है, तो इसने 2 करोड़ की एसेट बेच दी, ठीक है, तो इसकी डब्ल्यूडीवी कितनी हो गई 2 करोड़। लेकिन एक्स लिमिटेड के पास इसकी वैल्यू कितनी थी 1 लाख, जिस मशीन की डब्ल्यूडीवी 1 लाख थी उसको 2 करोड़ में बेची, तो वाई लिमिटेड की डब्ल्यूडीवी कितनी हो गई 2 करोड़, तो वाई लिमिटेड 2 करोड़ पे डेप्रिसिएशन क्लेम कर पा रहे हैं ना, तो उस वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहा है कौन बेटा, वाई लिमिटेड। तो इसीलिए यहाँ पर इनकम टैक्स बोलता है कि हम लोग भी इतने बेवकूफ नहीं है। डब्ल्यूडीवी एट द टाइम ऑफ सेल कितना था 1 लाख, रीएक्विजिशन कॉस्ट कितना है 2 करोड़, विच एवर इज लोअर, कितना हो जाएगा 1 लाख, तो आपको 1 लाख पे डेप्रिसिएशन मिलेगा। ये वाले केस में क्या हो रहा है कि एसेट परचेज्ड एंड लीज बैक टू द सेम पर्सन, तो मिस्टर एक्स जो है वो ओनर है, ठीक है। अब मिस्टर एक्स ने एसेट परचेज की किससे, एबीसी लिमिटेड से। एसेट किसकी थी, एबीसी लिमिटेड की थी। अब परचेज किसने की, एक्स ने। किस रेट पे परचेज किए, 1 करोड़ में, ठीक है। अब वापस से लीज में दे दिया उस एसेट को, किसको, एबीसी लिमिटेड को, ठीक है। तो एसेट क्या एबीसी लिमिटेड से मूव हुई है, नहीं, सिर्फ पेपर में ट्रांजैक्शन हुआ है कि परचेज दिखाया, लीज बैक टू द सेम पर्सन। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो डेप्रिसिएशन है, पहले उस मशीन की डब्ल्यूडीवी कितनी हो गई थी 2 लाख, अब वापस से इसका क्या बोलते सेल लीज बैक ट्रांजैक्शन करके और इसको 1 करोड़ में बेच के ये लोग क्या चाह रहे थे, डेप्रिसिएशन आप 1 करोड़ में क्लेम कर लें। बट इनकम टैक्स बोलता है कि नहीं, आपको लेना पड़ेगा डब्ल्यूडीवी ऑफ द प्रीवियस ओनर। डेप्रिसिएशन किसको मिलेगा बेटा, लेसर को, मिस्टर एक्स को, और डब्ल्यूडीवी ऑफ प्रीवियस ओनर कितनी है 2 लाख। तो आपने भले आपकी परचेस प्राइस 1 करोड़ क्यों ना हो, लेकिन आपको डेप्रिसिएशन कितने में मिलेगा, 2 लाख में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद बिल्डिंग वॉज यूज फॉर पर्सनल पर्पस, नाउ ब्रॉट इनटू बिजनेस और प्रोफेशन, कि बिल्डिंग पहले पर्सनल पर्पस पे थी, अभी बिजनेस और प्रोफेशन में आ गई है। तो ओरिजिनल कॉस्ट माइनस नोशनल डेप्रिसिएशन, की अगर पहले बिजनेस यूज में होती तो कितना मिलता, माइनस कर देंगे एक्चुअल कॉस्ट। बट ये जो प्रोविजन है वो सिर्फ किसको लगता है, बिल्डिंग को लगता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि इसके बदले कार थी पहले पर्सनल यूज में, अब ले आई किसमें, बिजनेस यूज में, तो उस केस में जो आपकी ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ कार है उसी पे आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, एसेट ब्रॉट बैक टू इंडिया बाय नॉन रेसिडेंट फॉर यूज इन बिजनेस और प्रोफेशन, कि कोई नॉन रेसिडेंट है, उसने इंडिया में एसेट जो है वो ब्रिंग बैक कर रहा है, बाहर से इंडिया में लेके आ रहा है एसेट को, ठीक है। तो उस केस में एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी, तो डेप्रिसिएशन परचेस प्राइस जो भी है माइनस डेप्रिसिएशन, अगर वो एसेट इंडिया में यूज होती तो कितना डेप्रिसिएशन लगता, माइनस कर देते तो क्या हो जाता एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। और ये कौन लेके आ रहा है बेटा, नॉन रेसिडेंट लेके आ रहा है। अब अगर आपने ट्रांसफर ऑफ एसेट किया है साइंटिफिक रिसर्च बिजनेस से या फिर 35 AD बिजनेस से, साइंटिफिक रिसर्च या फिर सेक्शन 35 AD, मतलब सेक्शन 35 या 35 AD से आप क्या कर रहे हो, एसेट जो है वो नॉर्मल बिजनेस में लेके आ रहे हो, तो वहां तो ऑलरेडी 100% डेप्रिसिएशन मिल चुका है, तो क्या वापस डेप्रिसिएशन मिलेगा, नहीं। तो ये ब्लॉक में एसेट ऐड हो जाएगी, कौन सी वैल्यू से, नील वैल्यू से। स्टॉक कन्वर्टेड इनटू कैपिटल एसेट, अगर स्टॉक को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर दियो तो आपकी एक्चुअल कॉस्ट होगी एफएमवी ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, ठीक है। उसके बाद कैपिटल एसेट ट्रांसफर फ्रॉम ओल्ड कंपनी टू न्यू कंपनी, तो कॉस्ट और डब्ल्यूडीवी ऑफ द एट द टाइम ऑफ ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन जब वो परचेस किए थे वो वाली आपको देनी, ठीक है। बाकी ये सब तो आता है, ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये भी हो चुका है। अच्छा ये डबल पेज हो गया है क्या, हाँ, अगर आपने इसी साल एसेट एक्वायर की और इसी साल आप एसेट बेच रहे हो तो उस केस में आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन जो है उस एसेट पे नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर इस साल एक्वायर करके इसी साल बेच रहे हो तो, ठीक है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है क्या, सेल ऑफ एसेट, की जब मैं एसेट सेल करूं तो मेरा ट्रीटमेंट क्या होगा। तो हमारे पास 2 मेथड थे टोटल, आपको भी पता है, एक था एसएलएम मेथड, दूसरा था आपका डब्ल्यूडीवी मेथड। तो पहले हम ट्रीट करेंगे किसमें, एसएलएम मेथड में, और फिर हम ट्रीट करेंगे किसमें, डब्ल्यूडीवी मेथड में, ठीक है। तो आओ देखते हैं कि क्या कमाल होता है इस सब चीजों में।
एसएलएम मेथड, एसएलएम मेथड में क्या होता है, इंडिविजुअल एसेट को हम ट्रीट करते हैं, उसका सेल वैल्यू देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, कॉस्ट ऑफ एसेट हमारी कितनी है 1000, डेप्रिसिएशन कितना है 10% एसएलएम। तो 4th ईयर में एसेट आपकी बिकी है, मतलब 3 साल आपको डेप्रिसिएशन लगा है। इनकम टैक्स में जिस साल में आप एसेट बेचते हो उस साल में उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता उस एसेट में, ठीक है। तो पहला केस है 600 में बेच दिया, दूसरा केस है 820 में बेच दिया, तीसरा केस है 1150 में बेचा, ठीक है। तो सेल वैल्यू 600, 820, 1150, WDV 4th ईयर में होगी 700, 700, 700। पहले केस में मेरे को 100 रुपए का लॉस हुआ है, तो उसको मैं ट्रीट करूंगी टर्मिनल डेप्रिसिएशन पीजीबीपी में, सेक्शन 32(1)(3) में, ठीक है। टर्मिनल डेप्रिसिएशन अंडर पीजीबीपी। फिर आपका 120 का प्रॉफिट है, वो होगा क्या, बैलेंसिंग चार्ज में टैक्सेबल होगा, ये भी टैक्सेबल होगा कहां पर, पीजीबीपी में। लेकिन जब आपको अपनी कॉस्ट से भी ज्यादा प्रॉफिट हो जाए, मतलब 1000 रुपए की एसेट थी, उसको तुमने बेच दिया है किसमें, 1150 में, तो यहां पर मेरे को कॉस्ट तक कितना प्रॉफिट हुआ, कॉस्ट तक प्रॉफिट हुआ है 700 माइनस 1000, 300 रुपए प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट तक का है, और 300 रुपए तक की रिडक्शन मैंने कहा लिया, पीजीबीपी में, तो इसलिए ये टैक्सेबल होगा कहां पर, पीजीबीपी में। बट तुमने कॉस्ट से ऊपर जो प्रॉफिट है वो कहां टैक्सेबल होगा, कैपिटल गेन में। तो ये कितना होगा 150, 150 रुपए टैक्सेबल होगा कैपिटल गेन में एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। तो वही बोला है कि डिफरेंस अप टू कॉस्ट कहां टैक्सेबल होता है 300 रुपए, और डिफरेंस अबव कॉस्ट कितना होता है 150 रुपए। बैलेंसिंग चार्ज और इनकम पीजीबीपी में 41(2) में आएगा, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 50A, दैट इज फॉर डेप्रिशिएबल एसेट। तो एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पर डेप्रिसिएशन को बोलेंगे टर्मिनल डेप्रिसिएशन, मतलब लॉस को बोलेंगे टर्मिनल डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट को बोला जाएगा बैलेंसिंग चार्ज, और अगर आप बेच देते हो कॉस्ट से ऊपर में भी एसेट को, वो जो ऊपर वाला प्रॉफिट है उसको बोला जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। उसके बाद सर अपन बात करेंगे किसकी, डब्ल्यूडीवी मेथड की, जो कि बहुत ही स्पेशल मेथड है। तो डब्ल्यूडीवी मेथड में क्या होता है, या तो हम पूरा ब्लॉक सेल कर देते हैं, तो पार्ट ऑफ द ब्लॉक सेल करते हैं। अब अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ एग्जाम्पल, अगर फॉर एग्जाम्पल व्हेन द होल ब्लॉक इज सोल्ड, व्हेन द पार्ट ऑफ द ब्लॉक इज सोल्ड, अगर होल ब्लॉक जो है वो सेल हो रहा है और पार्ट ऑफ द ब्लॉक जो है वो सेल हो रहा है, तो क्या होगा, सेल प्राइस इज मोर देन डब्ल्यूडीवी, सेल प्राइस लेस देन डब्ल्यूडीवी, और ये 4। तो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी 10 लाख है, एसेट कितनी है 8, सेम 10 लाख ओपनिंग डब्ल्यूडीवी, 8 एसेट, 10 लाख 8। परचेज ड्यूरिंग द ईयर 4 लाख, और मैंने 4 लाख रुपए की 2 एसेट परचेज की, तो वही चीज मैंने टोटल सब में डाल दी, तो मेरा आ गया टोटल डब्ल्यूडीवी 14 लाख और 10 एसेट के साथ। अब मैं बात करती हूँ सेल वैल्यू की। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैं 10 की 10 एसेट बेच दे रही हूँ, तो मेरा पूरा ब्लॉक सेल हो रहा है, और यहाँ पर भी मैं 10 की 10 एसेट पूरी बेच दे रही हूँ। तो फर्स्ट केस में और सेकंड केस में मैं पूरा का पूरा ब्लॉक बेच दे रही हूँ, बट यहाँ पर मैं ब्लॉक बेच रही हूँ किसमें, नुकसान में। यहाँ पर मैं ब्लॉक बेच रही हूँ कहाँ पर, लॉस में। यहाँ पर मैं ब्लॉक बेच रही हूँ किसमें, प्रॉफिट में। 14 लाख के आइटम को मैं 10 लाख में बेच रही हूँ, तो मेरे को 4 लाख रुपए का लॉस हो चुका है, ठीक है। बट यहाँ पर आपको डेप्रिसिएशन लगेगा कि नहीं, ये आपकी 2 कंडीशन चेक होती है कि ब्लॉक की वैल्यू है क्या, नहीं, ब्लॉक तो नेगेटिव जा रहा है। डब्ल्यूडीवी है ब्लॉक में, सॉरी, ब्लॉक एग्जिस्ट करता है क्या, मतलब फिजिकल एसेट एग्जिस्ट करती है क्या, नहीं, 10 की 10 बिक चुकी है तो नहीं एग्जिस्ट करती। डब्ल्यूडीवी जो है क्या वो है, हाँ है, 14 माइनस 10 करेंगे 4 लाख आएगा ना, हाँ। तो एक जगह यस एक जगह नो है, अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती, दोनों जगह यस होता तो डेप्रिसिएशन लगता, और जब डेप्रिसिएशन नहीं लगता है तो केस कहाँ शिफ्ट हो जाता है, कैपिटल गेन में शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। डेप्रिसिएशन नहीं लगता तो कैपिटल गेन लगता है, तो 4 लाख रुपए का जो है वो आपका क्या आ जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आ जाएगा, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर। सेकेंड केस में प्रॉफिट में बेची, कितने के प्रॉफिट में बेची, 3 लाख के प्रॉफिट में, बट क्या ब्लॉक एग्जिस्ट करता है, नहीं, 10 की 10 एसेट बिक चुकी है। डब्ल्यूडीवी है, नहीं, नेगेटिव में जा रहा है, तो कैपिटल गेन लगेगा, हाँ। डेप्रिसिएशन लगेगा, नहीं, तो कैपिटल गेन में क्या हो जाएगा आपका 3 लाख का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो जहां पर पूरा एसेट पूरा का पूरा ब्लॉक बिक चुका है, वहां पर कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ द एसेट है क्या, नहीं। और जब कंडीशन फॉर डेप्रिसिएशन सेटिस्फाई ही नहीं हो रही, तो हम लोग केस कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, कैपिटल गेन में शिफ्ट हो जाएगा। अब पॉइंट नंबर 3 में क्या हो रहा है, मैं पार्ट ब्लॉक सेल कर रही हूँ पॉइंट नंबर 3 और 4 में, मतलब 10 में से 7 एसेट ही बेच रही हूँ, 10 में से 7 एसेट ही सेल कर रही हूँ।
बट यहाँ पर क्या ब्लॉक एग्जिस्ट करता है? 14 लाख में 10 लाख माइनस करिए, 4 लाख का ब्लॉक एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल। WDV एग्जिस्ट करती है, हाँ कर रही है। कितने की WDV? 4 लाख की WDV एग्जिस्ट करती है। ब्लॉक एग्जिस्ट करता है, हाँ 3 एसेट एग्जिस्ट करते हैं, तो दोनों यस है, तो डेप्रिसिएशन लगेगा। और जब डेप्रिसिएशन लगेगा तो क्या कैपिटल गेन लगेगा? नहीं, तो उस केस में कैपिटल गेन नहीं लगेगा, ठीक है। फिर ब्लॉक जो है वो क्या है? यस। WDV क्या है? नो, तो डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो नो, तो यहाँ पर आपको गेन हो जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। आई होप आई एम क्लियर कि आपको समझ आया कि जब WDV मेथड में जब सेल करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना, ये जो आपका डेप्रिसिएशन हमने शॉर्ट टर्म लिखा है वो कहाँ से डिसाइड होता है? सेक्शन 50A के हिसाब से, कि अगर डेप्रिशिएबल एसेट है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मतलब जो आप माइनस करो कैपिटल गेन में, वो क्या होगा? WDV ऑफ द ब्लॉक। और कैपिटल गेन और लॉस हमेशा क्या होगा? शॉर्ट टर्म ऑलवेज। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या? साइंटिफिक रिसर्च, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? सेक्शन 35। तो सेक्शन 35 क्या बोलता है कि अगर आप साइंटिफिक रिसर्च में पैसा लगाते हो, तो पैसा लगाते हो मतलब आप खुद के बिजनेस में कर रहे हो, तो कॉन्ट्रीब्यूशन टू आउटसाइड कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आप साइंटिफिक रिसर्च में पैसा लगा रहे हो, या तो आप खुद के बिजनेस में रिसर्च कर रहे हो तो उसको बोलते हैं इन हाउस रिसर्च, और बाहर पैसा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो उसको बोलते हैं क्या? कॉन्ट्रीब्यूशन टू आउटसाइडर्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि जो पार्ट बी है आपका, डोनेशन और कॉन्ट्रीब्यूशन टू आउटसाइडर, तो ये आपका क्या है? पार्ट बी, जो कि नॉट एप्लीकेबल टू 115 BAC, जो 115 BAC को एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। और जो पार्ट ए आपका वो क्या है? इन हाउस रिसर्च, दैट इज रिसर्च रिलेटेड टू बिजनेस, कि बिजनेस से जो रिलेट होता है उसको अपन बोलते हैं इन हाउस रिसर्च, मतलब कि जो आपके खुद के बिजनेस में आप कर रहे हो, ठीक है। तो अब एक है पार्ट ए, पार्ट बी, तो पहले अपन पढ़ेंगे क्या? पार्ट ए। पार्ट ए में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? रिसर्च ड्यूरिंग द बिजनेस, और दूसरा ये लिखा हुआ है रिसर्च बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पर क्या है? पहला वाला जो है वो क्या है? रिसर्च आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, मतलब कि रिसर्च जो है वो बिजनेस कमेंस होने के बाद चालू हुआ है, और यहाँ पर रिसर्च जो है वो बिजनेस कमेंस होने के पहले चालू हो चुका है। तो अगर रेवेन्यू एक्सपेंस है तो उसकी रिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 31(1)(1), और 100% रिडक्शन जो है वो मिल जाएगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर रिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 35(1)(4), ठीक है। तो लैंड की उसमें कभी कोई रिडक्शन नहीं मिलेगी, और अदर कैपिटल एक्सपेंस की आपको 100% रिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है। पहला आपका रिसर्च आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, मतलब रिसर्च जो है वो बाद में चालू हुआ, बिजनेस पहले चालू हुआ है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 31(1)(1), 100% रिडक्शन। और कैपिटल एक्सपेंडिचर की मिलेगी अंडर सेक्शन 35(1)(4), जिसमें लैंड की नहीं मिलती और अदर्स की मिल जाती है 100%, ठीक है। अब रिसर्च बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, तो वापस इसमें होगा कैपिटल और रेवेन्यू। तो कैपिटल जो है वो सेम रहेगा जैसे पुराना वाला ट्रीटमेंट चल रहा है, बट रेवेन्यू जो एक्सपेंस है उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ सैलरी, उसमें भी परक्यूजिट छोड़ के, और रॉ मटेरियल, सिर्फ और सिर्फ 2 ही रेवेन्यू खर्चों की रिडक्शन जो है वो आपको मिलने वाली है, और अदर रेवेन्यू खर्चों के आपको कोई रिडक्शन नहीं मिलेगी और कभी नहीं मिलेगी, ठीक है। बट ये जो रिसर्च है वो बिजनेस चालू होने से पहले कितने साल पुराना अलाउड है बेटा? तो 3 साल पुराना, ठीक है, कि 3 साल पुराना रिसर्च जो है वो मैक्सिमम हमको अलाउड है। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है आपका 35(2)(AB। 35(2)(AB क्या बोलता है? इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। फॉलोइंग कंडीशन क्या है? कि अगर कंपनी ऐसी जो है जो कि मैन्युफैक्चरिंग और बायोटेक्नोलॉजी बिजनेस में इन्वॉल्व है, ठीक है, तो उसमें हम लोग उसको डिडक्शन दे देंगे कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंसेस की कितनी? 100% रिडक्शन जो है वो दे देंगे अंडर कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंस के अंडर सेक्शन 35(2)(AB। लेकिन बिल्डिंग रिडक्शन तो उसको यहाँ पर नहीं मिलेगी, लेकिन कहाँ मिल जाएगी? ऊपर मिल जाएगी 35(1)(4) में, और लैंड की रिडक्शन तो कहीं पर भी नहीं मिलती है। तो सेक्शन 35(2)(AB जो है वो बोलता है कि आपको हम लैंड और बिल्डिंग को छोड़कर सबकी रिडक्शन दे देंगे, तो लैंड की तो कहीं और नहीं मिलेगी, लेकिन बिल्डिंग की मिल जाएगी अंडर सेक्शन 35(1)(4), ठीक है। उसके बाद बात करते हैं किसकी? पॉइंट नंबर बी की। पॉइंट नंबर बी की हम बात करते हैं डोनेशन और कॉन्ट्रीब्यूशन टू आउटसाइडर्स, कि अगर मैं दूसरे के बिजनेस जहां पर साइंटिफिक रिसर्च हो रहा है, ठीक है, एक सेकेंड, दूसरे का बिजनेस जहां जो साइंटिफिक रिसर्च के लिए कर रहे हैं उसको मैं कंट्रीब्यूट करूं तो मेरे को रिडक्शन मिल जाएगी। अब
मैं कंट्रीब्यूशन कर रही हूँ टू अप्रूव्ड RICU। आर का मतलब है रिसर्च एसोसिएशन, आई का मतलब है इंस्टीट्यूट, सी का मतलब है कॉलेज, यू का मतलब है यूनिवर्सिटी। ठीक है, अगर मैं साइंटिफिक रिसर्च के लिए करूँ तो 35(1)(2) में आएगा। अगर मैं सोशल और स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए करूँ तो 35(1)(3) आएगा। ठीक है, 100% डिडक्शन है, यहाँ पर भी 100% डिडक्शन है। टू IIT और नेशनल लेबोरेटरी को अगर मैं कर रही हूँ तो फॉर साइंटिफिक रिसर्च तो किसमें आएगा, सेक्शन 35(2)(AA) में आएगा, 100% डिडक्शन मिल जाएगी। और लास्ट वाला है टू अप्रूव्ड इंडियन कंपनी एंगेज्ड इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कि कोई इंडियन कंपनी अप्रूव्ड है जिसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो उसको कंट्रीब्यूट कर रही हूँ तो मिलेगा 35(1)(2)(A) के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में मिलेगा 35(1)(2) या 1(3) में, सेकंड IIT या नेशनल लेबोरेटरी में मिलेगा 35(2)(AA) में, और अगर मैं अप्रूव्ड इंडियन कंपनी में कर रही हूँ तो मिलेगा 35(1)(2)(A) में। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट आता है दैट इज सेल ऑफ एसेट अंडर साइंटिफिक रिसर्च, कि साइंटिफिक रिसर्च एसेट को मैं सेल कर देती हूँ तो वहां पर ट्रीटमेंट क्या होगा। तो यहाँ पर बोल रहा है सेल विदाउट यूज इन अदर बिजनेस, कि मैंने सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक वाले बिजनेस में यूज किया, दूसरे बिजनेस में यूज नहीं किया है। तो सबसे पहला ट्रीटमेंट जो है वो यहाँ पर होगा। पहला ट्रीटमेंट क्या है सर, टैक्सेबल अंडर PGBP सेल प्राइस और डिडक्शन क्लेम्ड अंडर सेक्शन 35 AD विच एवर इज लोअर। ठीक है, और इफ सेल प्राइस इज मोर देन कॉस्ट, अगर सेल प्राइस जो है वो कॉस्ट से ज्यादा है, देन कैपिटल गेन विल अराइज, तो वहां पर कैपिटल गेन जो है वो अराइज हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या बात करता है, सेल आफ्टर यूज इन बिजनेस। ठीक है, कि पहले आप क्या बोलते हैं दूसरे बिजनेस में यूज करो नॉन साइंटिफिक वाले में, और उसके बाद आप उसको सेल करो, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में आएगा एड टू ब्लॉक ऑफ एसेट, एक्चुअल कॉस्ट क्या है आपका नील, तो ब्लॉक ऑफ एसेट और नील। फिर नॉर्मल सेल अंडर PGBP फुल ऑफ पार्ट ब्लॉक सेल वाला केस डील हो जाए, तो ये तो आपका नॉर्मल होगा क्योंकि 35 में आप ऑलरेडी 100% डिडक्शन ले चुके हो, तो नॉर्मल बिजनेस में ट्रांसफर करोगे तो वापस से डिडक्शन मिलेगी क्या, नहीं, वापस से ब्लॉक में ऐड होगा क्या, नहीं। ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या बोल रहा है, सेल प्राइस मोर देन कॉस्ट, तो कैपिटल गेन यहाँ पर अराइज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, डिडक्शन शैल नॉट बी डिनाइड टू assessee इफ अप्रूवल हैज बीन विथड्रॉन ऑन पेमेंट ऑफ सम ऑफ इंस्टीट्यूशन। ठीक है, डिडक्शन शैल नॉट बी डिनाइड टू assessee, अगर फॉर एग्जांपल मान लो कि पहले आपने किसी इंस्टीट्यूट में दिया पैसा, उसके बाद उन लोगों का फ्रॉड हो गया और डिडक्शन डिनाई, उनकी डिडक्शन जो है वो विड्रॉ हो गया, अप्रूवल विड्रॉ हो गया, तो उसमें आपके डिडक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अगर एक बार आपने 100% डिडक्शन ली तो वापस से कोई आपको और डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। प्लस अनएब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर जो यहाँ का है वो सेम एब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन की तरह ट्रीट होगा, मतलब कि उसको आप अनलिमिटेड ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दो सेक्शन यहाँ पर है, सेक्शन 35D और सेक्शन 35DDA। सेक्शन 35D बात करता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, मतलब कंपनी इनकॉर्पोरेट होने से पहले का खर्चा को बोलते हैं अपन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। 35DDA एक्सपेंस ऑन VRS दैट इज वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले किसकी, असेसी की। तो रेसिडेंट असेसी हु इनकर्स प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है, कि जो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जो खर्चा हुआ है वो, या फिर आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया बट आप कोई एक्सटेंशन कर रहे हो, एक्सपांशन कर रहे हो, उसमें जो खर्चा हुआ है वो भी क्या है, 35D का खर्चा। ठीक है, डिडक्शन कितना मिलेगा, तो अगर इंडियन कंपनी है या फिर फॉरेन कंपनी है, अगर इंडियन कंपनी है तो रिडक्शन मिलेगा एक्चुअल प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस और 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड विच एवर इज लोअर। ठीक है, वापस से अगर इंडियन कंपनी है तो एक्चुअल प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस और 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड विच एवर इज लोअर। तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड में कैसे डिसाइड करोगे कौन सा लेना है, तो ऑब्वियस सी बात है विच एवर इज हायर, क्योंकि आपको रिडक्शन ज्यादा चाहिए, तो जो जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वो आप ले लेना, और इन दोनों में से आपको लेना है विच एवर इज लोअर। अब अदर्स या फॉरेन कंपनी के केस में होगा एक्चुअल प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस और 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट विच एवर इज लोअर। ठीक है, अब COP मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। तो उसका मतलब क्या होता है मैम, उसका मतलब होता है कि जितना पैसा आपने अपने बिजनेस के फिक्स्ड एसेट में डाल के रखा है वो है आपका कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब क्या होता है, जितना पैसा आपकी कंपनी में लगा हुआ है एक्सक्लूडिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस को यहाँ पर आपको नहीं लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोलते हैं, तो किसको लेंगे, तो अपन लेंगे शेयर कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स या कोई टर्म लोन या डिबेंचर अगर दिया हुआ है तो वो अपन ले लेंगे। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर।
रिडक्शन कितने में मिलेगी, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। मतलब इसका जो आपका आंसर आएगा एलिजिबिलिटी का, ये जो एलिजिबिलिटी का आंसर आएगा वो आपको मिलेगा कितने में, 5 साल में मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल अमलगमेशन या डीमर्जर है तो आपको जो रिमेनिंग डिडक्शन है वो नई कंपनी को मिलेगा। और कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट जो है वो है अमाउंट इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड एसेट्स ऑफ न्यू प्रोजेक्ट, शेयर कैपिटल प्लस डिबेंचर प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग फॉर द न्यू यूनिट डज नॉट इंक्लूड रिजर्व सरप्लस ऑडिट मैंडेटरी। ठीक है, ये ऑल एसएससी इसमें 100% डिडक्शन मिलती है, ये सबको मिल जाता है, 100% डिडक्शन मिलती है, 5 इयर्स है, और डिडक्शन जो है वो अमलगमेटेड रिजल्टिंग कंपनी को मिलेगी। ठीक है, ये इतना ही है सेक्शन 35 DDA। ठीक है, उसके बाद एक सेक्शन है जिसका नाम है सेक्शन 35 AD कॉल्ड एज व्हाट, स्पेसिफाइड बिजनेस। स्पेसिफाइड बिजनेस क्या बोलता है सर, कि गवर्नमेंट ने 14 बिजनेस स्पेसिफाई किए हैं और गवर्नमेंट बोलती है कि अगर आप ये 14 बिजनेस कर रहे हो, अगर आप ये 14 बिजनेस कर रहे हो तो इन बिजनेस के रिस्पेक्ट में आपको 100% रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर की डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर की 100% डिडक्शन मिल जाएगी एक्सेप्ट लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। एक्सेप्ट लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की नहीं मिलेगी, बाकी सबकी आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है सर, तो सेक्शन 35 AD नाम है उसका स्पेसिफाइड बिजनेस। ये एक ऑप्शनल स्कीम है। ऑप्शनल स्कीम का मतलब ये है कि आपको जरूरी नहीं है 35 AD ऑप्ट करना। अगर आप इन बिजनेसेस में भी आते हो तो आप चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज नहीं भी करोगे तो चलेगा। ठीक है, और ये 115 BSc में अवेलेबल नहीं है, मतलब ये सिर्फ ऑप्शनल में अलाउड है, ये वाले में तो है भी नहीं। मतलब ऑप्शनल में भी आपके पास ऑप्शन है कि आप लेना चाहते हो कि नहीं लेना चाहते हो। ठीक है, तो इसमें कौन कौन आते हैं, तो पहला आता है आपका कि लेइंग एंड ऑपरेटिंग क्रॉस कंट्री पाइपलाइन नेचुरल गैस और पाइपलाइन नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेसिकली जो पाइपलाइन नेटवर्क वाले डिस्ट्रीब्यूशन जो कि क्रॉस कंट्री है, यहाँ से दुबई फॉर एग्जांपल आप तेल मंगा रहे हो तो वो सब जो है वहां पर आ जाएगा। सेकेंड जो है वो आपका क्या आएगा, होटल ऑफ 2 स्टार ऑफ अबव कैटेगरी के 2 स्टार उससे ऊपर का कहीं होटल है तो वो आ जाएगा। 100 बेड या उससे ऊपर का हॉस्पिटल जो है वो आ जाएगा। या तो आप स्लम रीडेवलपमेंट या रिहेबिलिटेशन हाउसिंग प्रोजेक्ट, जैसे कि गवर्नमेंट मुंबई वगैरह जहाँ पे स्लम एरिया है तो वहाँ पे रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स निकालती है, तो उसमें भी काम करते हो तो आ जाएगा। फिर है 3A नोटिफाइड स्कीम फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट। सरकार जो है वो क्या बोलते हैं एक प्रोजेक्ट बनाती ना अफोर्डेबल हाउसिंग के, वो निकालती ताकि हर इंसान एक घर अफोर्ड कर सके, तो वो वाला जो प्रोजेक्ट ये है। प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर इन न्यू कैपेसिटी और इन अ न्यूली इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इन एन एग्जिस्टिंग प्लांट, कि अगर आप क्या बोलते हैं फर्टिलाइजर का काम कर रहे हो या तो पुराना काम या तो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ा रहे हो तो भी आ जाएगा। ठीक है, सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग एन इनलैंड कंटेनर डेपो और कंटेनर फ्रेट स्टेशन। इनलैंड कंटेनर मतलब एक तो लैंड के अंदर जो आपके कंटेनर बने हुए हैं ऑयल को या पेट्रोल या डीजल को स्टोर करने के लिए वो, या फिर कंटेनर फ्रेट स्टेशन। फ्रेट स्टेशन मतलब कि जो ऊपर बने हुए हैं, मतलब जमीन के ऊपर बने हुए हैं, वो फ्रेट स्टेशन जो कस्टम अप्रूव्ड है, जहाँ पे कस्टम का सामान रखा होता है तो वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, मतलब आप बेसिकली वेयर हाउसिंग का काम कर रहे हो। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं बी कीपिंग या प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड बी वैक्स। शहद और क्या बोलते हैं मधुमक्खी पालन का अगर आप काम करते हैं तो इसमें आएगा। फिर सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग अ वेयर हाउस फैसिलिटी ऑफ स्टोरेज ऑफ शुगर। एक चीज ध्यान रखना, और कोई वर्ड नहीं रखा हुआ है, सिर्फ क्या लिखा हुआ है शुगर, तो शुगर का बस आएगा, बाकी किसी का नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद लाइंग एंड ऑपरेटिंग अ स्लरी पाइपलाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन ओर। ठीक है, तो आयरन ओर का ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, मतलब स्लरी पाइपलाइन फॉर आयरन ओर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए अगर आप वो तो सेमी कंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो ये भी आ जाएगा। और डेवलपिंग ऑपरेटिंग अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी ऑपरेट करते हो तो वो आ जाएगा। और इन एनी अदर केस यहाँ पे अगर आप कोल्ड चेन में हो ऑफ द स्पेसिफाइड प्रोडक्ट या वेयर हाउसिंग या आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को स्टोर करने की, अगर आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को स्टोर करते हो तो आएगा। और कोल्ड चेन में आप कुछ भी स्टोर करो आ जाएगा, तो कोल्ड चेन में कुछ भी आ जाएगा और वेयर हाउसिंग में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आएगा। और ऊपर में जो है वो क्या आएगा, सिर्फ शुगर, कि शुगर की अगर आप वेयर हाउसिंग करते हो तो वो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसके प्रोविजन स्टार्ट होते हैं, क्या बोलता है कि आपको 100% रिडक्शन मिल जाएगी कैपिटल रेवेन्यू में, बट हाँ और बिफोर आफ्टर दोनों, यहाँ पर कोई 3 साल की कंडीशन नहीं है। जनरल कंडीशन क्या बात करती है कि अगर आपका शुड नॉट बी सेटअप, आपका जो बिजनेस आप सेटअप कर रहे हो वो पुराने बिजनेस का तोड़फोड़ नहीं होना चाहिए, आपको नया बिजनेस सेटअप करना है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि अब नया प्लांट लगाओ उसकी रिडक्शन लो, पुराने बिजनेस वालों को रिडक्शन नहीं देना चाहती है।
उसके बाद बोलती है प्लांट एंड मशीनरी शुड बी न्यू, कि प्लांट एंड मशीनरी नया होना चाहिए, ठीक है, बट उसमें 20% ओल्ड अलाउड है और 20 और इम्पोर्टेड प्लांट एंड मशीनरी अलाउड है। मतलब ये क्या बोल रही है कि प्लांट एंड मशीनरी ऐसे तो 100% नया होना चाहिए, बट एक्सेप्शन बोल रही 20%, कि 20% अगर आप इंडिया से लाओगे ओल्ड तो चलेगा, और बाहर से तो आप अगर 80% भी लाओगे तो चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद नो डिडक्शन फॉर लैंड, गुडविल एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये तो हमको पहले ही पता था। और अगर मैं खर्चा कैश में कर देती हूँ 10,000 से ऊपर तो वो भी अलाउ नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद डेप्रिसिएशन इफ डिडक्शन क्लेम अंडर सेक्शन 35AD, डेप्रिसिएशन जो है वो अलाउ नहीं होगा अगर 35AD क्लेम करो तो। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड इनफाइनाइट ईयर्स के लिए मिल जाएगा, बट सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस में ही सेट ऑफ होगा, ठीक है। डिडक्शन क्लेम अंडर सेक्शन चैप्टर 6 है, यहाँ पे लिखा हुआ है 80 QQB से RRB और 10 AA नहीं मिलेगा, बट 80 QQB से RRB में हमारे एग्जाम में कौन कौन सा आता है, तो आता है 80 JAA, 80 QQB, 80 RRB, ये 3 सेक्शन की डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ एसेट अंडर सेक्शन 35AD। 35AD में अगर आप एसेट ट्रांसफर करते हो, अगर आप दूसरे अनदर 35AD बिजनेस को करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप नॉन 35AD बिजनेस को करते हो तो आप 8 साल के बाद करो तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्चुअल कॉस्ट ऐड करोगे नील ब्लॉक में जैसे नॉर्मली होता है। लेकिन आप अगर 8 साल के अंदर कर देते हो तो सरकार को दिक्कत है, सरकार बोलती है कि हमारी डिडक्शन वापस करो, सरकार चाहती है कि हमारी डिडक्शन वापस करो, तुम जो तुमने लिए, तुमने हमको धोखा दिया है, तुमने हमको धोखा दिया है, तुम हमारी डिडक्शन वापस करो। तो सर तो हम बोलते हैं कि हमको आप डेप्रिसिएशन ही दे दो, एक तो तुमने हमको डिडक्शन दी, डिडक्शन वापस ले लो, लेकिन डेप्रिसिएशन तो हम डिजर्व करते हैं। सरकार बोलती है ठीक है, तेरी जो एसेट थी उस पर तो डेप्रिसिएशन ले ले, और बचा हुआ जो अमाउंट है उसको मेरे को वापस से PGBP में टैक्सेबल कर दे। तो वो हम बोलते हैं PGBP में अभी टैक्सेबल करते, लेकिन बाद में तो मेरे को उसमें डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए क्योंकि मैं एसेट को यूज कर रहा हूँ अपने बिजनेस में। तो सरकार बोलती है चल ठीक है, तू उस पर भी डेप्रिसिएशन उस वैल्यू को अपने ब्लॉक में ऐड कर ले जितना तू PGBP में टैक्सेबल कर रहा है। तो वही बोलना चाह रहा है कि भैया जो डिडक्शन तुमने लिए पहले तो तुम उसमें डेप्रिसिएशन लो, और जो बचा हुआ अमाउंट है उसको PGBP की इनकम बनाओ, और सेम चीज को ब्लॉक में ऐड करो ताकि तुम आगे डेप्रिसिएशन उसका क्लेम कर सको, ठीक है। I hope that is enough. So this is one part of your PGBP which has been completed right now. And next part जो है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा. So for that update, stay tuned guys.